हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम अलाउद्दीन खिलजी के विषय में चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था और वह सिकंदर महान की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन दिल्ली के कोतवाल जो उसके मित्र भी थे, उनकी सलाह पर उसने इस योजना का परित्याग कर दिया और भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। तो उसके समक्ष एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने के लिए दो चुनौती थी। एक उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत जो एरिया था उस समय, वो उससे मंगोलों के आक्रमण है वो निरंतर हो रहे थे और मध्य एशिया के अंदर जैसे जैसे स्थिति बदल रही थी, तो ऐसी स्थिति के अंदर मंगोलों के आक्रमण भी बढ़ रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय यद्यपि मंगोलों के जो आक्रमण आपने देखा कि इल्तुतमिश के समय ही संभावित आक्रमण है वो प्रारंभ हो जाते हैं। चंगेज़ खां किस प्रकार से ख्वाजीराम के जो शाह के बेटे जलालुद्दीन मकबूनी का पीछा करता हुआ आता है, और लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी समझदारी से चंगेज़ खां के संभावित आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की। लेकिन उसके बाद बलबन के समय के अंदर है किस प्रकार से मंगोल आक्रमण होते हैं, और बलबन है वो मंगोलों की से उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत से मंगोलों से रक्षा के लिए, दिल्ली सल्तनत की रक्षा के लिए वो किस प्रकार मंगोल नीति अपनाता है, किस प्रकार किलों का निर्माण करवाता है, किस प्रकार नए पुराने किलों की मरम्मत करवाता है, और किस प्रकार एक शक्तिशाली सेना है वो नियुक्त करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत है वो मध्य एशिया के साम्राज्यों के लिए और भारत के लिए वो एक महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी सीमा प्रांत इस पर जिसका कब्जा होगा वो ही उसी का मध्य एशिया के साथ है वो संबंध, संचार संबंध बने रहेंगे। तो मध्य एशिया से संचार संबंध बनाए रखने के लिए इस एरिए पर है वो अधिकार करना ज़रूरी था। और इसी उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत से ही एक प्रसिद्ध रेशम मार्ग है वो गुजरता था जो चीन और ईरान को जोड़ता था, और इसी मार्ग के अंदर वो खैबर और बोलन के दर्रे थे जिससे होकर के विदेशी आक्रमणकारी या मंगोल है जो भी आक्रमणकारी हैं वो दिल्ली सल्तनत पे आते थे। तो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत की रक्षा करना बहुत ज़रूरी था, और इसके लिए प्रारंभिक शासकों ने अलगाव की नीति अपनाई, आइसोलेशन की, अर्थात उनसे दूर रखा जाए। जैसे आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह है या इल्तुतमिश है, उसने अलगाव की नीति अपनाई। लेकिन उसके बाद जो इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जो 30 वर्षीय जो उत्तराधिकार का जो संघर्ष का युग था, उसके समय में वो शासक बड़े पुअर थे, पपेट किंग थे, इसलिए उन्होंने उदासीनता की नीति अपनाई। लेकिन बलबन के पश्चात है वो जब बलबन शासक बनता है तो उसके पश्चात है एक स्ट्रगल की नीति है, संघर्ष मंगोलों के प्रति है वो स्ट्रगल की नीति है वो अपनाई जाती है, और इसी का अनुसरण है वो अलाउद्दीन खिलजी है वो करता है। आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए और सबसे भयानक आक्रमण भी अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय जो मंगोल आक्रमण हुए वो मध्य एशिया के जो ट्रांसैक्शनिया है उसके शासक दवा खां के द्वारा करवाए गए थे। तो दवा खां ट्रांसैक्शनिया, क्योंकि इस समय दो साम्राज्य थे मध्य एशिया में, एक ट्रांसैक्शनिया और जो दूसरा था वो ईरान पर्शिया। तो इस समय ट्रांसैक्शनिया के जो शासक है वो दवा खां के नेतृत्व में, और अलाउद्दीन खिलजी के समय 6 मंगोल आक्रमण होते हैं। जो पहला मंगोल आक्रमण है वो 1297-98 के अंदर है वो मंगोल आक्रमणकारी कादर खां के नेतृत्व में होता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति उलुग खां और जफ़र खां हैं वो इस मंगोल आक्रमण को विफल कर देते हैं। दूसरा आक्रमण है मंगोल आक्रमण है वो साल्दी के नेतृत्व में होता है 1299 में, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति जफ़र खां है वो इसको विफल कर देता है। तीसरा जो मंगोल आक्रमण 1299 के अंतिम समय में होता है कुतुब ख्वाजा के नेतृत्व में होता है। जो मंगोल कुतुब ख्वाजा है जो दवा खां का पुत्र था उसके नेतृत्व में होता है, और इस समय जो मंगोल है वो दिल्ली तक पहुंच गए थे और दिल्ली का घेरा भी डाल दिया था, और जफ़र खां ने लेकिन वीरता से मंगोलों के आक्रमण को वो विफल कर दिया था। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो मंगोल आक्रमण भारत पे हुए या दिल्ली सल्तनत पे हुए उसका उद्देश्य था वो लूटमार करना था।
लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल आक्रमण होते हैं उसका उद्देश्य है वो भारत पर शासन स्थापित करना, ये भारत की विजय करना था, उसका उद्देश्य हो जाता है। तो मंगोलों के आक्रमण का उद्देश्य है वो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी के समय। चौथा आक्रमण है मंगोल आक्रमण है वो तार्गी के नेतृत्व में मंगोल आक्रमणकारी जो तार्गी के नेतृत्व में होता है। इस बार मंगोल सेना है वो सीधा दिल्ली पर घेरा डाल देता है और इस बार अलाउद्दीन खिलजी के पास पर्याप्त सेना न होने के कारण वह मंगोलों से युद्ध करने का साहस नहीं कर सकी और अलाउद्दीन खिलजी के सौभाग्य के कारण से भाग्य अच्छा उसका लग था कि मंगोलों ने अपना जो घेरा है वो स्वतः ही उठा लिया। तो चौथा आक्रमण है वो तार्गी के नेतृत्व में होता है। पांचवा आक्रमण है 1305 के अंदर है तारतक और अली बेग के नेतृत्व में होता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति मलिक काफूर और मलिक तुगलक थे उसके नेतृत्व के अंदर है इस मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया जाता है। और जो छठा आक्रमण है अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो छठा आक्रमण हुआ वो 1306 के अंदर हुआ और वो कबक और इकबाल मंदा एम तैयबू के नेतृत्व के अंदर हुआ। और जो इनके नेतृत्व में जो मंगोलों ने जो एक साथ आक्रमण किया, इन आक्रमणों का भी मलिक काफूर और मलिक तुगलक है के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी इन मंगोल आक्रमणों को है वो विफल कर देते हैं। 1306 के बाद मंगोलों का कोई भारत पर आक्रमण नहीं हुआ, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के समय है वो मंगोलों का कोई आक्रमण नहीं होता है। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का अंतिम आक्रमण होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा की और जो इस सुरक्षा के लिए है जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत पर जो मलिक तुगलक है उसको उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया और मंगोलों के आक्रमण तब उन्होंने मंगोलों के आक्रमण करने का जो प्रयत्न किया। तुगलक ने बड़ी संख्या में मंगोल को मारने मलिक तुगलक है उसने जब बड़ी संख्या में मंगोलों को मारा तो इस उपलक्ष्य में मलिक तुगलक है उसने गाजी की उपाधि है वो धारण की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए है एक तो उसने ये कार्य किया कि उसने जो बलबन के समय के जो किले थे पुराने उनकी मरम्मत करवाई और कुछ नए किलों का निर्माण भी करवाया और दिल्ली सल्तनत के उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत पर है योग्य अधिकारी है उनको नियुक्त किया। तो आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय के जो मंगोल आक्रमण है उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक तो मध्य एशिया के जो ट्रांसएक्शिया के जो शासक है दवाका के नेतृत्व के अंदर है वो मंगोल आक्रमणकारी हैं वो दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करते हैं और 6 आक्रमण होते हैं। इन 6 आक्रमण के विषय में जैसे मैंने आपको बताया कि पहले कादर खां के मंगोल नेता कादर खां के नेतृत्व में पहला होता है, फिर साल्दी के नेतृत्व में होता है, फिर कुतलक ख्वाजा के नेतृत्व में होता है, फिर तारगी के नेतृत्व में होता है, फिर तारतक और अली बेग के नेतृत्व में होता है और फिर कबक इकबाल मंदा और तैयबी के नेतृत्व में होता है। इस प्रकार से 6 आक्रमण होते हैं और इन 6 आक्रमणों को है अलाउद्दीन खिलजी के अपनी सूझबूझ से अपनी योग्यता से इन आक्रमणकारियों के आक्रमण को है वो विफल कर देता है। और इसके लिए जो मंगोल आक्रमण के इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी है न केवल दिल्ली सल्तनत में एक साम्राज्य विस्तार करने में सफल रहा अपितु मंगोल आक्रमणकारियों से भी दिल्ली सल्तनत की रक्षा की। अलाउद्दीन खिलजी एक प्रकार से उसका जो सांस्कृतिक योगदान है वो भी महत्वपूर्ण माना जाता है। केवल अच्छा योद्धा ही नहीं था अपितु उसने निर्माण कार्य भी करवाए। अलाउद्दीन खिलजी के समय की जो इमारत है उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें सजावट और वैभवता पर अधिक बल दिया गया। इसके समय में निर्मित जो इमारत है उसमें अलाई दरवाज़ा है वो प्रमुख माना जाता है जो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। आप कभी कुतुब मीनार देखने जाएंगे तो उसके पास ही अलाई दरवाज़ा है। यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित इमारतों में सबसे प्रमुख मानी जाती है अलाई दरवाज़ा। और इस इमारत के विषय में एक अंग्रेज फर्ग्यूसन है वो तो यहाँ तक कहता है कि सल्तनतकालीन इमारतों में सर्वाधिक कीमती रत्न है, इसको माना जा सकता है। तो अलाई दरवाज़ा के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित जो इमारतों में सीरी नगर है वो महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको मंगोल आक्रमणकारियों के अंदर बताया कि मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए है अलाउद्दीन खिलजी ने जो बलबन के द्वारा निर्मित किलों की मरम्मत करवाई, नए किलों का निर्माण करवाया। इसके अलावा उसने अपनी एक राजधानी भी है वो नई राजधानी बनाई जिसको सीरी कहा जाता है और सीरी जो है वो दिल्ली के पास ही है। तो एक इसने श्रीनगर है वो दिल्ली के पास सीरी नामक एक नए नगर की स्थापना की जो अब दिल्ली का ही पार्ट है और इसका उद्देश्य है मंगोल आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करना था जिसमें वो सफल भी रहा। ये जो एक इससे पहले ये किला राय पिथौरा था जो चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने बसाया था। इसके अलावा सीरी का दुर्ग है उसने अलाउद्दीन खिलजी ने
इस यहाँ सीरी के अंदर एक दुर्ग का निर्माण करवाया। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित इमारतों में एक 1000 खंबा का महल भी है ना। तो ये जो सीरी के दुर्ग के पास ही है। और इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित भवनों के अंदर है हौज खास है, वो भी महत्वपूर्ण है। और जमायत खाना जो अलाउद्दीन खिलजी में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास जमायत खाना मस्जिद है, जो एक भारत की पहली मस्जिद है जो पूर्णतः मुस्लिम शैली के अंदर बनी हुई है। तो जमायत खाना क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित एक मस्जिद है जो पूर्णतः मुस्लिम शैली के अंदर बनाई गई है। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उसका योगदान माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व का सिद्धांत है वो बलबन के राजत्व के सिद्धांत की भांति था। वो बलबन की भांति निरंकुशता पे विश्वास करता था और सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, नियामत खुदाई मानता था। और वो विश्वास करता था कि कोई उसका संबंधी नहीं है। वो मानता था कि प्रजा और राजा के मध्य स्वामी और सेवक का संबंध है। वह अलाउद्दीन खिलजी है, उसने राज्य की नीति निर्धारण के अंदर उलेमाओं के नियंत्रण को उचित नहीं माना। उसने कहा कि उलेमा का राजनीति के अंदर कोई आक्षेप नहीं होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। उसने अपनी सत्ता की जड़ों को मजबूत करने के लिए खलीफा का मान्यता प्राप्त करना आवश्यक नहीं माना। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला, याद रखना कि दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है क्या अनुचित है, मैं राज्य की अच्छाई के लिए जो उचित समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। क़यामत के दिन मेरा क्या होगा मैं ये नहीं जानता। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व सिद्धांत है वो एक प्रकार से निरंकुशता पर आधारित था। लेकिन बलबन से वो इस प्रकार से भिन्न था कि बलबन खलीफा की मान्यता को स्वीकार करता था जबकि अलाउद्दीन नहीं मानता था। बलबन है दिखावटी मान मर्यादा अपने आप को पेशाब कुल का उस कुल का मानता था, जबकि अलाउद्दीन ने कहा कि नहीं सुल्तान के लिए उस कुल का होना जरूरी नहीं है। बलबन ने उच्च पदों पर उच्च वंश का होना आवश्यक मानता, लेकिन अलाउद्दीन ने योग्य व्यक्तियों को ही उच्च पदों पर नियुक्त करने की नीति वो अपनाई। इस प्रकार इसकी जो नीति है वो जो बलबन की राजत्व सिद्धांत से कुछ भिन्न है हम कह सकते हैं। और 5 जनवरी 1316 को एक जलोदर की बीमारी के कारण से अलाउद्दीन खिलजी की है वो मृत्यु हो जाती है। और इसके समय के अंदर क्या है कि एक हाजीमौला का विद्रोह हुआ था 1301 के अंदर, जब रणथंभौर पर आक्रमण हुआ था तब हाजीमौला ने विद्रोह किया था। इसको आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात है उसके जो आगे के जो शासक हैं जिसमें शहाबुद्दीन उमर है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है, उसके विषय में हम कट चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।